We have discussed total 5 types of those companies in our last lecture. जैसे एक आपका एकदम स्टार्ट वाला कंपनी होगा। स्तुति, आई एम नॉट शेयरिंग एनीथिंग, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम हम लोगों ने जो वीडियो देखा था उसके अंदर हम लोगों ने पॉइंट्स डिस्कस किए थे और मैंने आपको बोला था कि वो स्पेसिफिक जो डायग्राम है वो आपको बनाना है। तो उसमें हम लोग के 5 टाइप के कंपनी थे। पहला था जो कोई जो कोई प्लानिंग नहीं कर रहा है, जो प्रोजेक्ट मिलेगा उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरा कंपनी है दूसरे लेवल पे कंपनी जो होता है उसमें हम लोगों ने थोड़े बहुत प्लानिंग किए हैं। एक काम करता हूँ, मैं आपके सामने वो डायग्राम ओपन कर देता हूँ। तो आई होप लास्ट लेक्चर में से आपको ये वाला डायग्राम याद है। इनिशियल लेवल पे कंपनी होगा जो हर एक जो प्रोजेक्ट है वो बहुत फर्स्ट टाइम कर रहा है, बराबर है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस मैच्योरिटी मॉडल। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने कंपनी को हम लोग मैच्योर बनाते जाते हैं। तो इनिशियल फेज का मतलब क्या होगा कि आपका कंपनी बहुत इनिशियल फेज पे जस्ट स्टार्ट हुआ है, स्टार्टअप है, तो वो टाइम पे हम लोग के पास कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट या उसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम लोगों को जो भी प्रोजेक्ट मिलेंगे उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट करेंगे। सेकेंड जो होगा दैट इज अ रिपीटेबल वन। सो रिपीटेबल का मतलब क्या होगा कि आपने प्रीवियस ऐसे कुछ प्रोजेक्ट बनाया है, मतलब आपका कंपनी अभी थोड़े टाइम से है मार्केट में। सो आपके पास ऐसे प्रीवियस प्रोजेक्ट के बनाने के एक्सपीरियंस है, तो आप क्या करेंगे, वो जो एक्सपीरियंस है उसको यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, और जिससे हम लोग के प्रोसेस को और मतलब हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको थोड़ा शॉर्टकट बनाने का ट्राई करेंगे। हर एक चीज़ हम लोग स्क्रैच से नहीं करेंगे। देन थर्ड स्टेज तक आते आते कंपनी के पास प्रीवियस जो प्रोजेक्ट्स है वो बनाने का एक्सपीरियंस हो गया। उसके साथ में उनको पता है कि हम लोग कैसे वे में अगर हम लोग का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करेंगे तो वो प्रॉपर वे में होगा। आपके पास इनफ एक्सपीरियंस है, आप बहुत सालों से अभी जॉब में हो, तो आपने क्या किया, अपना एक प्रोसेस जो है ना वो डिफाइन कर दिया कि ओके जब कभी अगर कोई एक प्रोजेक्ट आएगा ऑफ दिस कैटेगरी तो उसको हम लोग ये वे में ही बनाएंगे। दैट इज व्हाट वी हैव डिफाइंड। और फोर्थ लेवल पे हम लोग देन मैनेजमेंट पॉइंट्स ऐड कर देंगे। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे क्या है, टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम लोग एक एक स्टेप ऊपर जाते जाएंगे आपका कंपनी जो है वो उतना और मैच्योर होते जाएगा। ये बेसिकली इसका पॉइंट था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग लास्ट टाइम ये वाला टॉपिक सॉफ्टवेयर क्वालिटी के अंदर हम लोगों ने बेसिक डिस्कस किया था। क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर क्या रहेगा, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगे, कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्वालिटी असेसमेंट में हम लोगों ने देखा था कि टेस्टिंग इज डिफिकल्ट टू इंस्टीट्यूट इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, कि कितना टेस्टिंग हुआ है, कितना परसेंट बाकी है। सो यहाँ पे क्या बोला है, टेस्टिंग रिक्वायर्स 30 to 40% ऑफ द टाइम। आपका टोटल जो SDLC का टाइम रहता है, मतलब टोटल जो सॉफ्टवेयर डेवलप का टाइम रहता है उसका 30 to 40% हम लोग टेस्टिंग में देते हैं। इन मोस्ट प्रोजेक्ट देर इज नॉट इनफ टाइम फॉर अ थरो टेस्टिंग। सो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग टाइम फॉर सम थरो टेस्टिंग जो हम लोग करेंगे, थरली करेंगे, उसके लिए हम लोग के पास फिर भी टाइम नहीं रहता है, ठीक है। सो उसको आपको वापस फिर क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं क्योंकि इतना परसेंट अगर हम लोग का टेस्टिंग हो गया सो वी कैन कंटिन्यू विद आर दैट पार्ट। और उसके आगे क्या बोला, देखो कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट ऑफ अ लर्निंग एंड अपग्रेडिंग नॉलेज ऑन मल्टीपल टेस्टिंग टूल्स। देन कस्टमर इज कीइंग, बेसिकली उसको जो काम के फीचर्स है वो ही ऐड करो। वो अगर बोलता है कि हाँ सर्टन थिंग्स आर मच नीडेड इन एडवांस, तो आपको सबसे पहले उस पर ही काम करना है। द की टू मेजरिंग क्वालिटी और टेस्टिंग फॉर अ क्वालिटी इज टू हैव अ QA quality analysis team that will be customer oriented, ठीक है, जो कंटिन्यूसली क्वालिटी कैसा है वो देखते रहेगा। क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी रिलेशनशिप, बहुत बार जब हम लोग प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर देते हैं तो क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का मतलब है फास्टर डेवलपमेंट। सो यहाँ पे देखो क्या बोला है, क्वालिटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ आउटपुट एंड अमाउंट ऑफ इनपुट्स needed to produce a product. In other words, management measures productivity by comparing the amount of product produced to the amount of raw materials and manpower needed to produce the product. So हम लोगों ने सपोज बोला है कि ओके इन 1 week यू सपोज टू कंप्लीट दिस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो अब क्या होगा, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है, ठीक है, हम लोगों को उतना टारगेट अचीव करना है।
तो ऑफ कोर्स वो टाइम पे अगर क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी हो रहा है तो मेन टारगेट क्या रहेगा कि हाँ इतना परसेंट प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना है। सो क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ये दोनों को साथ में चलाना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए फिर हम लोगों को कभी कभी ये देखना भी पड़ता है कि कौन से टाइप के हम लोगों के जो मेन एम्प्लॉयज़ है उनको हम लोग यहाँ पे हायर करेंगे, कौन से एम्प्लॉयज़ को हम लोग को कभी कभी और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है सो दैट हम लोग चीज़ों को ऑन टाइम कंप्लीट कर पाए। So if less raw material and manpower are used to produce more of the product, then productivity is considered as higher one. If less raw material and manpower are used to produce more of a product, मतलब हम लोगों ने फिक्स नंबर ऑफ जो हम लोग के एम्प्लॉयज़ है डेवलपर है उनको ही रखा है, तो कंटिन्यूस जब वही काम करते रहेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी जो है मतलब जो आउटपुट जो आ रहा है, प्रोडक्टिविटी फाइनल आउटपुट जो आ रहा है उसका क्वालिटी हमेशा हाई हो जाएगा। कैसे हाई हो जाएगा, आप देखो कि अगर एक प्रोजेक्ट के ऊपर कंटिन्यूसली स्टार्ट टू एंड सम स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ ही काम कर रहे हैं तो उनको इन एंड आउट हर एक माइन्यूट डिटेल पता है वो प्रोजेक्ट का, बिकॉज वही काम कर रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन अब क्या होगा, कभी कभी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम लोग अलग से अगर कोई दूसरे डिपार्टमेंट से, कोई दूसरे कंपनी से टेम्पररी डेवलपर लेके आते हैं, उनको पता नहीं इन एंड आउट प्रोजेक्ट का, उनको बोला है कि आपको ये वाला पार्ट बना के देना है, वो वाला पार्ट बना के ख़त्म कर देंगे अपना काम। देन वो प्रॉपर चले नहीं चले, बाकी प्रोजेक्ट के साथ वो प्रॉपर इंटीग्रेट हो ना हो, उनसे उनको मतलब नहीं है। सो व्हेन क्वालिटी इंक्रीजेज, प्रोडक्टिविटी आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने का मतलब है ऐसे डेवलपर को हायर करो जो एक्सपीरियंस है और जो कंटिन्यूसली वो प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी आके थोड़ा सा काम करके वापस जा रहे। दिस इज बिकॉज वेस्ट एंड रीवर्क आर रिड्यूस। तो बहुत बार क्या होगा कि आपने किसी को हायर करके उस पर डाल तो दिया है लेकिन उसने क्वालिटी काम नहीं किया है, तो कोई एक चीज़ जो उसने डेवलप किया है उसके ऊपर वापस आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, बग फिक्सिंग करना पड़ेगा। सो उससे बेटर है कि आप क्वालिटी काम के लिए सर्टन ऐसे डेवलपर्स या ऐसे यूजर्स को ही रखो, लिमिटेड यूजर्स को रखो, बराबर है, जिनको ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करने का एक्सपीरियंस हो और जो कंटिन्यूसली या स्टार्ट से ही वो प्रोजेक्ट पे ही हो। तो हाई प्रोडक्टिविटी इनेबल्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू रिड्यूस द प्राइस एंड गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बराबर है, ये हो गया। देन रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। सो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट में क्या बोला है, फॉलोइंग एग्जांपल्स रहेंगे आपके प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के। सबसे पहले देखो कि आपको जो फाइनल प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर चाहिए उस पर यूजर रिक्वायरमेंट क्या है। यूजर रिक्वायरमेंट शुड बी कैप्चर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कस्टमर एक्सपेक्टेशन। फॉर एग्जांपल अ कस्टमर, आई वांट अ शर्ट टू बी फ्री ऑफ टैग्स दैट रब अगेंस्ट द स्किन। सो ऐसा कुछ उसका एक्सपेक्टेशन हो सकता है। कस्टमर रिक्वायरमेंट, आई वॉन्ट बी एबल टू चूज फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ ब्राइट कलर्स। तो वो टाइम पे आपके पास अगेन कस्टमर रिक्वायरमेंट में कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस रहेंगे। यूजेबिलिटी हो सकता है कि आपको जितना होगा उतना यूजर फ्रेंडली चाहिए, मिनिमम क्लिक में मैक्सिमम काम होना चाहिए। कस्टमर एक्सपीरियंस की मतलब रिक्वायर इम्प्रूव द एंड टू एंड कस्टमर एक्सपीरियंस सच एज बीप्स एंड अदर फीडबैक साउंड आर ऑफ अ बाय डिफॉल्ट। कस्टमर एक्सपीरियंस कितना बेटर है, अगर मैं कोई प्रोडक्ट अगर कार्ट में ऐड कर रहा हूँ तो वो टाइम पे वहाँ पे वो प्रोडक्ट का नोटिफिकेशन मतलब वो कार्ट में ऐड हो गया वो मुझे पता चलना चाहिए। चेकआउट अगर मैं कर रहा हूँ तो वो प्रोडक्ट जो मेरा प्रोडक्ट जो है वो चेकआउट पे आ गया, पेमेंट हुआ नहीं हुआ उसके इमीडिएटली मुझे उसके नोटिफिकेशन आने चाहिए। फंक्शंस, एज अ कस्टमर आई वॉन्ट बी एबल टू एफर्टलेसली कैरी अ बैग ऑफ ग्रोसरी विद द बाइसिकल। तो वो टाइम पे आपको सर्टन ऐसे फंक्शंस ऐड करने हैं। लाइक आई कैन से कि ओके आपका ये लेवल से अगर ज़्यादा प्रोडक्ट रहेंगे तो वील प्रोवाइड यू होम डिलीवरी विद इन दिस मच टाइम, बराबर है ना। तो वो ऐसे कुछ स्पेसिफिक गोल्स हो सकते हैं कस्टमर्स के, जिसको आपको देखना पड़ेगा कि उसके लिए हम लोग कुछ फंक्शंस ऐड कर सकते हैं क्या। परफॉर्मेंस में क्या बोला है कि आपका परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर का कैसा है। फॉर एग्जाम्पल अ सोलर पैनल शेल हैव अ मैक्सिमम कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ एटलीस्ट 20%। तो ये उन्होंने परफॉर्मेंस का एग्जाम्पल दिया है। अब इसको आपको ये आपको इन जनरल एग्जाम्पल दिया है। अभी अगर आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस में हम लोग क्या देखेंगे, उसका रिस्पॉन्स टाइम कैसा है, जब बहुत ज़्यादा लोग अगर उसके ऊपर काम कर रहे हैं तब वो कैसे बिहेव कर रहा है ना। तो ये अलग अलग आपके परफॉर्मेंस के टर्म्स रहेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी कुछ डिस्कस किया, आई होप उससे आपको ये सारी चीज़ें तो बहुत बेसिक है वो समझ में आते रहेंगे। देन नेक्स्ट, यस
So, are in the first, which is given above these requirements, what is the difference between user expectation and customer requirements? क्योंकि जो requirements होगा, जो expectations होंगी, वही तो उसकी requirements बनेंगी ना ultimately. तो दोनों में नहीं फर्क क्या नहीं, बैठा? अब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि यूज़र की जो एक्सपेक्टेशन है वो हम लोग फुलफिल कर पाए, बिकॉज इट माइट पॉसिबल कि उसके एक्सपेक्टेशंस जो है वो उसके बजट से और हम लोग के पास जो टाइम एंड रिसोर्सेस है उससे बहुत ज़्यादा हाई है। Okay. तो वो टाइम पे हम लोग फिर उसके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर मेनली फोकस करने का ट्राई करेंगे, जहाँ पे कहीं ना कहीं उसके एक्सपेक्टेशंस को हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, या फिर ऐसा हम लोग करेंगे कि उसके रिक्वायरमेंट्स को हम लोग कहीं ना कहीं कर्टेल करके उसके एक्सपेक्टेशंस मैच करने की ट्राई करेंगे। मतलब यूज़र एक्सपेक्टेशन में ऐसा नहीं होगा कि वो सारे 100 के 100 फंक्शंस एक्सपेक्ट कर रहा है। मेनली क्या होगा कि यूज़र एक्सपेक्टेशन क्या रहेंगे कि अगर ऑनलाइन शॉपिंग फ्लिपकार्ट या अमेजोन टाइप अगर ऐप है, तो यूज़र रिक्वायरमेंट क्या रहेंगे कि जो भी प्रोडक्ट अगर मैं सॉर्ट आउट करता हूँ तो मुझे प्राइस वाइज ब्रांड वाइज अलग से वहाँ पे दिखना चाहिए। देन अगर मैं उस पर जाके चेक करता हूँ वो प्रोडक्ट, तो उसके अलग अलग फ़ोटोज़ मुझे दिखने चाहिए। अगर पेमेंट में जाता हूँ तो इजीली एक पेमेंट ऑप्शन मेरे पास आना चाहिए, पेमेंट हुआ नहीं हुआ उसके नोटिफिकेशन आने चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन है Yes. उसके, राइट। अब उसमें कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सर्टन एक्सपेक्टेशंस जो उसने बताया हुआ है वो हम लोगों को या तो काम के नहीं है, या अभी का हम लोगों का डेवलपमेंट साइकिल में हम लोगों ने वो फंक्शंस ऐड करने का डिफाइन नहीं किया है बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज और रिस्ट्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू द बजट। तो वो टाइम पे हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करके देन सर्टेन चीज़ें ऐड करेंगे, या फिर वी कैन से कि उसके पास जो हाईएस्ट एक्सपेक्टेड उसके जो प्रोडक्ट्स है उसको Yes, sir. हम लोग पहले ऐड करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग मैच करेंगे कि यहाँ पे हम लोग के कस्टमर रिक्वायरमेंट कितने मैच हुए हैं। तो इट इज़ प्योरली अप टू अस कि कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग बात कर रहे हैं। एंड यूजेबिलिटी Okay. एज या एंड यूजेबिलिटी मतलब यूज़र फ्रेंडलीनेस आएगा, और बाकी के तो Okay. सेम चीज़ है या। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, द पैटर्न ऑफ अ शेयर्ड वैल्यू बिलीव्स एंड अजम्पशंस इन्फ्लुएंस द वे टू थिंक एंड एक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम लोगों ने बोला है, आई थिंक हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जो टीवाई का बैच है उनका उनका एक पैटर्न, उनका एक कॉलेज में वो कैसे रहते हैं। अब अगर फिजिकल कॉलेज अगर चालू रहेगा, F5 स्टूडेंट्स का अगर उनके सीनियर्स के साथ में अगर इंटरेक्शन होगा, तो बहुत बार क्या होगा कि सीनियर्स के पास से दे विल गेट अ आइडिया कि ओके ये इंस्टीट्यूशन में कैसे रहना है। और अगर सीनियर्स बोलते हैं कि ओके अटेंडेंस का या उसका कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एक आध वार्निंग देंगे, एक आध बार पेरेंट्स को बुलाएंगे, छोड़ देंगे। तो अगर ऐसा एटीट्यूड अगर सीनियर्स के पास से होगा, तो जो जूनियर्स आएंगे, जो फ्रेशर्स आएंगे, अगेन उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर वो सेम हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो हमेशा हम लोग इंस्टीट्यूशन में अभी जो लोग इन्वॉल्व है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं उसके हिसाब से नए लोग इन्फ्लुएंस होंगे। तो इसके लिए जो ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस है या ऑलरेडी जो सीनियर्स है उनके वैल्यूज़, उनके बिलीफ, उनके इन्फ्लुएंस जो है वो सीनियर्स जूनियर्स पे जाएगा। तो वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग स्ट्रिक्टली स्टार्ट से ही अगर हम लोग ऐसा रखता है कि ओके आपको कोई एक स्पेसिफिक काम जो है वो टू द पॉइंट कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस मैक्सिमम लेवल तक हम लोग अचीव कर पाए, उसके बेसिस पे अगर आपको करना है, या फिर हम लोगों ने सम स्टैंडर्ड रूल्स बना के रखे हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपेक्टेशन, एक्सपीरियंस, फिलोसॉफी एज वेल एज वैल्यूज। उनके एक्सपीरियंस क्या है वो, उनके एक्सपेक्टेशन क्या है वो, और उनका फिलोसॉफी मतलब उन्होंने कुछ अपने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए रहेंगे, बराबर है। और ये जो है ना, दिस विल बी द गाइड बिहेवियर फॉर द मेंबर्स। बहुत सिंपल है। कल्चर इज बेस्ड ऑन शेयर्ड एटीट्यूड बिलीव, वही अभी ये प्योरली हम लोग सर्टन बेसिक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम कर रहा है, कॉमन सेंस के ऊपर। ओके, कल्चर डिसाइड्स वे एम्प्लॉयज इंटरेक्ट विद देयर वर्क प्लेस, कि वो अपने काम को सीरियसली लेंगे, बाकी लोगों को हेल्प करेंगे। अगर वो देखते हैं कि सीनियर्स जो है वो अपना काम होने के बाद में बाकी जो टीम्स रहते हैं उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उनको हेल्प करते हैं, जूनियर्स को हेल्प करते हैं, तो ये सेम वैल्यूज जो है वो इनकलकेट होगा इन जूनियर्स एज वेल। लेकिन अगर सीनियर्स ही बोलते हैं कि नहीं भाई अपने काम से मतलब रखने का, दूसरे के काम में कहीं पे जाके कुछ बोलने का नहीं, कुछ गलत हुआ तो देन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जूनियर्स को छोड़ के सीनियर्स पे चढ़ जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप
किसी को हेल्प करने से हेजिटेट करेंगे। तो वो एक हेल्दी कल्चर जो है वो होना चाहिए विच एनकरेज एम्प्लॉयज टू स्टे मोटिवेटेड एंड लॉयल टुवर्ड्स द मैनेजमेंट। बस वही सेम पॉइंट्स ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में। सो कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है, सिंपल थियरी है। देन नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर, फंक्शनलिटी, रिलायबिलिटी, ये बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया है, सो ये वापस नहीं बता रहा हूँ अभी मैं। फंक्शन जो भी रहेंगे, डिग्री ऑफ कितने फंक्शंस हम लोग ऐड कर रहे हैं, क्या है, रिलायबल कितना है वो, यूजेबिलिटी, यूज़र फ्रेंडली कितना है वो, एफिशिएंसी कितना एफिशिएंट है, मतलब अगर हम लोग देखेंगे कि आपने कितने एफर्ट्स डाले हुए हैं, कौन से मोस्ट इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं, रिसोर्सेज कैसे है, मेंटेनेबिलिटी, अगर कोई सिस्टम में अगर स्लो डाउन आ रहा है, कहीं पे अगर करेक्ट आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है, या फिर आपको सर्टन प्रोसेस को स्लो से फास्ट करना है, तो वो टाइम पे आप कितने प्रॉपरली उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, पोर्टेबिलिटी कितना ईजी है कि जहाँ कहीं पे चाहिए मैं उसको एक्सेस कर पाऊँ ऑन एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल, सिक्योरिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, दैट्स इट। एंड उसके बाद तो ये बेसिक आपको फर्स्ट जो टॉपिक मिल रहा है वो SDLC है। अब ये तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, और ये सब्जेक्ट चालू होने के पहले मैंने आपको बहुत डिटेल में SDLC पढ़ा है, तो ये तो अभी मुझे पढ़ाने की आई होप ज़रूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट आएगा, रिक्वायरमेंट के अंदर आपके वापस रिक्वायरमेंट एनालिसिस वो आएगा, उसके बाद में फिजिबिलिटी स्टडी आएंगे। एक्सक्यूज मी सर। यस यस बोलो। सर योर वॉइस इज क्रैकिंग अ लॉट, बीच बीच में कट बहुत रहा है आवाज आपका। ओके, इज इट क्लियर नाउ? बिकॉज मेरी साइड से मुझे अभी तक कुछ ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया। ओके सर, विल चेक। हाँ ओके, सो देखो यहाँ पे अभी हम लोग के पास नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब ये हम लोग का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सेम टॉपिक यहाँ पे रिपीट हो रहा है। SDLC, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, डिप्लॉयमेंट, मतलब यहाँ पे हम लोगों का डेवलपमेंट वाला पार्ट आ गया, देन टेस्टिंग आ गया, एंड मेंटेनेंस आएगा। तो इसके अंदर हम लोगों ने उसके सब टाइप्स सब कुछ पढ़ लिया है। टाइप्स टेस्टिंग में टेस्टिंग के कौन से टाइप्स रहेंगे ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ओके, सो अब ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आई होप हम लोगों को पता है। कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस क्या रहेगा। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ अ सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, एक हम लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर रहेगा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहेगा। बहुत सिंपल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आपका पूरा सिस्टम जो है वो हैंडल होगा, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। सो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, यूनिक्स, सोलारिस, बराबर है, लिनक्स, ये सब अगर आप देखेंगे ये हम लोग के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग के सिस्टम सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ डील करता है या इंटरैक्ट करता है, जिनके बिना आपका हार्डवेयर जो है वो आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर रहेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम लोग बाद में बनाते हैं, जो भी डेवलपमेंट की हम लोग बात करें, वी आर प्योरली टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, राइट। लाइक ब्राउज़र एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, दिस ऑल आर एप्लीकेशंस। तो जब तक आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा, आप कोई एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर सकते। मतलब आफ्टर अ सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर ओनली वी कैन वर्क विद डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आपके कंप्यूटर पे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने भी अच्छे बने रहेंगे, अगर वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ में सपोर्ट में अगर प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो आपका एप्लीकेशन ढंग से काम नहीं करेगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो डेटाबेस, स्प्रेडशीट्स, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज़ करते हैं, बिजनेस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, गेम्स हम लोग खेलते हैं, दिस एवरीथिंग इज एप्लीकेशन। सो ये सारे इंस्टॉल किस पे होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही। तो सबसे पहले अगर आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही चालू होता है, दैट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, और आपके ड्राइवर्स रहेंगे कुछ, वो जब तक एक्टिव नहीं होते आप कोई भी सॉफ्टवेयर को, कोई भी एप्लीकेशन को ढंग से यूज़ नहीं कर सकते। ओके, देन नेक्स्ट आपको क्या बोला है, क्रिटिकलिटी डेफिनेशंस। सो स्कीम्स ऑफ क्रिटिकलिटी डेफिनेशंस, आपको यहाँ पे अभी देखो एक वर्ड दिया हुआ है, the severity is defined as the degree of impact a defect has on a development or operations of a component application being tested. So defects को यहाँ पे देखो, अभी defects क्या है ना, 4 ही टाइप दिए आपको, मैंने आपको 5 टाइप सिखाया। Which are the 5 types we have discussed in previous lecture? Critical, guys, critical, hello,
Yes, sir. We have 5 types of defects. Which are those 5 types? Critical, major, Critical, moderate, minor, and या cosmetic. हाँ, सो देखो वो जो 5 टाइप्स हम लोगों ने देखे हैं ना यहाँ पे, उनके जगह पे उन्होंने सिर्फ 4 टाइप दिए आपको, जिसमें आपको एक लो वाला जो है ना, ये लो वाला दिया है माइनर के बाद में। सो आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्रिटिकल क्या है? दिस इफेक्ट अफेक्ट्स द क्रिटिकल फंक्शनलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, इट इंडिकेट्स कंप्लीट शटडाउन। जैसे मैंने आपको क्या बताया था क्रिटिकल डिफेक्ट के अंदर, कि कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका या पार्ट है आपका सॉफ्टवेयर का जो फेल हो गया एंड वी डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव, तो जब तक वो चालू नहीं होता आपका सॉफ्टवेयर नहीं चालू होगा, तो कंप्लीट शटडाउन ही होगा। सो रीस्टार्टिंग ऑफ द फोन, कंप्लीट फेलियर ऑफ द फीचर। देन मेजर में क्या होगा? मेजर डिफेक्ट आर अ हाई सीवियरिटी विच अफेक्ट्स द फंक्शनलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। मैंने आपको क्या लिखाया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ सॉफ्टवेयर फेल्ड बट वी डू हैव ऑल्टरनेटिव। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि आपको उसको सॉल्व तो करना पड़ेगा, लेकिन टेम्पररी आपका और कई वे में काम चल जाएगा। सो यहाँ पे वही बोला है, देर इज अ वर्क अराउंड बट इट इज नॉट ईजी एंड ऑब्वियस फॉर यूजर्स टू अंडरस्टैंड। वर्क अराउंड है, वर्क अराउंड मतलब आप टेम्पररी अपना काम जो है वो चला लेंगे, लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा। लाइक फंक्शनलिटी इज नॉट वर्किंग फ्रॉम द मॉड्यूल बट द सेम फंक्शनलिटी कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम अदर मॉड्यूल आफ्टर परफॉर्मिंग सम नंबर ऑफ एडिशनल स्टेप्स। बराबर है। सो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ योर सॉफ्टवेयर फेल्ड बट वी डू हैव एन ऑल्टरनेटिव फॉर दैट, कि कोई दूसरे वे में यूज कर लेंगे। अब क्रिटिकल के अंदर क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल ऑफ योर सॉफ्टवेयर फेल्ड या स्टॉप्ड वर्किंग एंड वी डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव। तो जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करते तब तक आपका सॉफ्टवेयर वर्कआउट नहीं करेगा। देन डायरेक्टली यहाँ पे माइनर दे दिया है, उसके जगह पे हम लोगों ने कौन सा डिस्कस किया था? मॉडरेट डिस्कस किया था। सो ये माइनर, as we all know, functionality is not working from the module but the same functionality can be accessed from other module easily, that is the minor defect। ठीक है। सो आप कहीं ना कहीं कोई माइनर डिफेक्ट, छोटे मोटे डिफेक्ट की बात कर रहे हैं जो ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। लो डिफेक्ट का मतलब क्या हो गया? स्पेलिंग डिफेक्ट हो गया, मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो गए। ठीक है। सो इन्होंने एक ही टाइप के डिफेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला था? माइनर डिफेक्ट का मतलब क्या हो गया? कि आप यहाँ पे जो कॉस्मेटिक वाला जो बात कर रहे थे वो माइनर हो गया, और हम लोगों ने जो माइनर लिया था तो यहाँ पे उन्होंने खाली कैटेगराइजेशन अलग किया अपने हिसाब से। कभी कभी होता है ऐसे, लेकिन मेनली हम लोग जब स्टार्ट से पढ़ते हैं तो हम लोग 5 टाइप के डिफेक्ट याद रखते हैं। तो आप वो जो 5 टाइप के डिफेक्ट्स है वो आप डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन आउट कर सकते हैं। आपको अगर ये याद नहीं रहते, मैंने आपको अलग से जो लिखा है, डेफिनेटली यू कैन राइट दैट। ओके। Sir, यस। in this I had two queries. Sir, in critical they have written the failure of a system. उसमें example इन्होंने दिया restarting, sorry, complete shutdown of the process. And they have given the example of restarting the phone. तो जब complete shutdown होता है, we can definitely restart ना sir. तो उसमें वैसा कैसे हो गया कि इसके बिना काम आगे नहीं बढ़ेगा? The one like what we discussed. नहीं नहीं, यहाँ पे वो जो एग्जाम्पल दिए है ना वो आधे अधूरे दिए। मतलब यहाँ पे बोला है कि आपका फोन को आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और हाँ, अगर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल अगर मेरा सॉफ्टवेयर का फेल हो गया है, फेल का मतलब है कि आपको उसको रिपेयर करना पड़ेगा। ये सेकेंड वाला पार्ट देखो, कंप्लीट फेलियर ऑफ सम फीचर, दिस वन। वो पहला वाला yes. एग्जाम्पल ही दिया है ना, वही प्रॉपर नहीं दिया है। सो कंप्लीट Okay. फेलियर ऑफ सम फीचर, तो जब तक अब वो फीचर को आप सॉल्व नहीं करते, सॉल्व करने का मतलब है कि वापस उसको आपको ट्रायल एंड एरर करके आपको उसको रेक्टिफाई करके चालू करना पड़ेगा। जब तक आप वो नहीं करते तब तक कुछ काम नहीं होगा। Okay. ठीक है। सो हाँ, सो कहीं कहीं पे जो एग्जाम्पल्स दिए है ना वो करेक्ट नहीं है, तो इसके लिए मैंने आपको हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके साथ मैंने वापस वेरीफाई करा आपको। तो वो जो Okay. स्टार्टिंग ऑफ द फोन है, मतलब आपका अगर कहीं पे अगर सिस्टम हैंग हो गया है तो वो टाइम पे ठीक है कि मेरा फंक्शन जो चल रहा था वो हैंग हो गया अभी, तो मैं फोन Yes. स्टार्ट करूंगा बाद में वापस चल जाएगा। लेकिन जब अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उसमें खाली जो हम लोग का कोई सॉफ्टवेयर अगर हैंग होता है तो हमेशा मैं उसको रिस्टार्ट करूंगा और वो चल जाएगा, ऐसा नहीं रहता है। हम लोग ये देखेंगे वो हैंग हो रहा है, फेल हो रहा है, तो उसका रीजन क्या है, एंड ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, जिससे बार बार सॉफ्टवेयर हैंग ना हो। Okay, sir. या ऑल्सो सर तो मेजर और माइनर का जो एग्जाम्पल दिया इन लोगों ने, हाँ उसमें ये दोनों का कंटेंट सेम ही है, दैट फंक्शनलिटी इज नॉट वर्किंग फ्रॉम द वन या मॉड्यूल व्हिच वी आर यूजिंग, हाँ बट द हाँ सेम कैन बी एक्सेस फ्रॉम अदर मॉड्यूल। या सो इसी के लिए मैंने आपको बोला ना कि कहीं कहीं पे उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। सो मैंने जो आपको लिखा है ना वो वाला आपको लिखना है, इसके लिए मैंने बोला ना वो ठीक वाला लिखो। ठीक है। है। ओके, या देन नेक्स्ट आपको क्या बोला है? प्रॉब्लमेटिक एरियाज ऑफ एसडीएलसी।
अब आपने अलग अलग टाइप के एस डी एल सीज पढ़े हैं। सो हम लोग ओके, हम लोग स्टैटिक एंड डायनेमिक एस डी एल सीज पढ़ते हैं। एनी वन, एनी एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक और डायनेमिक एस डी एल सीज? स्टैटिक एस डी एल सी कौन सा होगा? एनी वन, एनी एग्जाम्पल? देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट ही क्या बोला है, प्रॉब्लमेटिक एरिया ऑफ एस डी एल सी, मतलब उसके अंदर लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है। जल्दी बोलो। स्टैटिक डायनेमिक नहीं पढ़ा है? नहीं, एसडीएलसी तो एक ही टाइप का होता है, मतलब ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ एस डी एल सीज। हाँ, नहीं सर, कुछ नहीं पढ़ा। एस पी एम में और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोगों ने पढ़ा है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस डी एल सीज गाइस। ओके, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना। हाँ, हम लोग ये जो वाटरफॉल्स, Iterative, incremental, हाँ, different दोज different आर, types of models. या दोज आर द टाइप्स ऑफ एस डी एल सीज। अब उसमें Okay. स्टैटिक कौन सा है, डायनेमिक कौन सा है, कैसे पता चलेगा? So static तो waterfall model है, ओके, वाटरफॉल इज स्टैटिक, देन iterative और incremental is dynamic, agile is ओके, dynamic. ये कैसे पता चला? Sir, because static means कि तुम्हें, as far as my understanding is कि static वाला जो है उसमें you have to, मतलब उसमें you cannot change anything, you have to do as it is. But हाँ iterative और agile में हम कैसे करते हैं, like we make one module or we develop some things and then we give it for using it, we give it to the customer to use it, and then based on feedback we make further changes and we deliver regularly and based on या feedbacks. So that is why that's dynamic, क्योंकि changes, मतलब we don't have to adhere to one particular plan and उसी के मतलब start to end वही follow करना पड़ता है. We can ओके, be flexible in doing that. That's what it means by dynamic, या as per me. वेरी गुड। सो आपके पास जो एस डी एल सीज होता है ना, वो स्टैटिक और डायनेमिक अलग अलग टाइप के होता है। सो आप अगर देखेंगे, हम लोगों ने जो एस सी पढ़ा था उसके अंदर अलग अलग टाइप पढ़े थे। एस पी एम में आपको इतने टाइप नहीं मिले और ना ही आपको एस क्यू में मिलेंगे। सो मेनली हम लोग के पास जो एस डी एल सीज होते हैं वो दो टाइप रहते हैं। एक स्टैटिक होता है, लाइक वाटरफॉल टाइप अगर होगा, जिसके अंदर आपको फिक्स ड्यूरेशन दिया हुआ है कि इतना टाइम आपको रिक्वायरमेंट गैदरिंग में जाएगा। अगर सपोज, अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग के पास 100 डेज का टाइम है, तो आई से कि 100 डेज में से 5 दिन जो आपके रिक्वायरमेंट गैदरिंग में जाएंगे, 10 to 15 डेज सपोज डिज़ाइनिंग में जाएंगे, 40 to 50 डेज आपका डेवलपमेंट में जाएगा, देन 20 to 25 डेज टेस्टिंग में जाएंगे, देन उसके बाद में कुछ आपके जो 5 दिन जो रहेंगे वो सपोज आपका क्लाइंट साइड डिप्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग में जाएंगे, और बाकी का जो टाइम है वो आपका बफर टाइम रहेगा। आई होप वी ऑल नो व्हाट इज बफर टाइम, कि आपका एक्चुअल जो टाइम टेबल है उसमें अगर कहीं पे कोई डिले होता है तो हम लोग वो टाइम पे बफर टाइम यूज़ कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया रहेगा। लेकिन वो एक्स्ट्रा टाइम हमेशा यूज़ करना ये ज़रूरी नहीं रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग के पास क्या है ना, कि आपको फिक्स चीज़ें दिए हुए हैं, आपको एक फिक्स टाइमलाइन दिया हुआ है। अब जब हम लोग अगर ऐसे स्टैटिक एस डी एल सीज की बात करते हैं, जिसमें आपको एक फिक्स क्राइटेरिया दिया हुआ है और वो क्राइटेरिया आपको फॉलो करना रहता है। बिकॉज अगर आप बोलते हो, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर ISO सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो ISO सर्टिफिकेशन अक्वायर करने के लिए ऑन दैट सॉफ्टवेयर वी सपोज टू सबमिट अ डिटेल रिपोर्ट और अ डिटेल डॉक्यूमेंट, जहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि मैंने वाटरफॉल SDLC सपोज फॉलो किया है। तो वाटरफॉल SDLC जब अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो वो टाइम पे वो मुझे पूछेंगे कि ओके, वाटरफॉल SDLC का ये स्टैंडर्ड रूल है कि आपके पास जितना भी टाइम है उसका 5% टाइम रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस में जाएगा, देन उसका 15% जितना टाइम डिज़ाइनिंग में जाएगा, 40% जितना टाइम 40% टू 50% टाइम डेवलपमेंट में जाएगा, 20% जो टोटल टाइम है उसमें का 20% टाइम जो है वो टेस्टिंग में जाएगा। ये सेम आपने अप्रोच फॉलो किया है क्या? अब जब हम लोग के सॉफ्टवेयर जब तक स्टैटिक होते थे, तब तक हम लोग के स्टैटिक मॉडल्स या स्टैटिक SDLC बहुत इजीली काम करते थे। लेकिन आज के टाइम में हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, दो सॉफ्टवेयर आर इटसेल्फ अ डायनेमिक वन। मतलब मैं कोई एक कंप्यूटर या एक स्पेसिफिक ऑफिस में बैठ के यूज करने वाला सॉफ्टवेयर नहीं बना रहा हूँ। वी आर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर जो आप इंटरनेट से यूज कर पाओगे, क्लाउड से कनेक्टेड रहेगा, पोर्टेबल रहेगा, मतलब एनी वेयर ऑन एनी प्लेस ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म वी कैन एक्सेस इट।
तो जैसे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स और उसके अंदर के फंक्शनलिटीज जितने डायनेमिक होते हैं, उसके हिसाब से हम लोग को उसको डेवलप करने के लिए जो मॉडल यूज़ करते हैं ना, वो भी डायनेमिक यूज़ करना पड़ता है। अगर आप डायनेमिक यूज़ नहीं करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी वैसे ही स्टैटिक रहेगा, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ आर सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आपको वही बोला है कि वी हैव प्रॉब्लमेटिक एरिया ऑफ SDLC, जब अगर हम लोग स्टैटिक टाइप का SDLC यूज़ करते हैं कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मतलब फिक्सडली आपको बोला है कि ओके आपको इतना ही टाइम डेवलपमेंट में मिलेगा, इतना ही टाइम डिजाइनिंग में मिलेगा, इतना ही टाइम इसमें मिलेगा। अब लेट्स सपोज कि अगर मैं गेम डेवलप करने में अगर SDLC मतलब वाटरफॉल SDLC यूज करता हूँ, जिसमें आपको ये बोला है कि आपको जो भी टाइम रहेगा, ओके हम लोग एक नोट पैड पे देखते हैं। सो देखो, वी हैव अ SDLC वाटरफॉल है। अब उसके अंदर क्या बोला है, आपके पास अगर 100 डेज का टाइम है, बराबर है, मतलब जो भी आपके पास टाइम है उसमें से 5%, मतलब आई से कि 5% टाइम इज फॉर रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। देन उसके बाद में आई से कि 15% जितना जो टाइम है, 10 to 15%, वी से 10 to 15% फॉर डिजाइनिंग। देन उसके बाद में भी से 40 to 45% फॉर कोडिंग और डेवलपमेंट। देन 20% to 30%, बराबर है, इसको हम लोग सपोज 20% ही रखते हैं, 20 to 25% फॉर टेस्टिंग। सो कितना हो गया देखो, अगर मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ 5 and 15, 20 हो गया, 20 and 40, 20 and 40 60 हो गया, 60 and 20 80 हो गया, बराबर है। और अगर ये 5% वाला पकड़ेंगे तो 90 हो जाएंगे, और 90 और लास्ट में 5% जो आपका टाइम है वो मैंने किस पे बोला है आपको, जो डिप्लॉयमेंट होगा, मतलब क्लाइंट साइड ट्रेनिंग, बराबर है, एंड डिप्लॉयमेंट। और बाद में तो यहाँ पे आपका मेंटेनेंस चालू हो जाएगा। सो अब यहाँ पे हम लोगों का ये पैटर्न दिया हुआ है। अब जब आप अगर ये वाटरफॉल के थ्रू कोई एक स्टैटिक सॉफ्टवेयर अगर बना रहे हम लोग, या फिर कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें ये सेम अप्रोच फॉलो करके हम लोग डेवलप कर सकते हैं, देन इट्स फाइन। बट इफ़ आई से कि मैं गेमिंग टाइप सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो गेमिंग टाइप सॉफ्टवेयर में जितना फोकस आपका डेवलपमेंट पे या कोडिंग पे होगा, उतना ही सेम फोकस शुड बी देयर ऑन डिजाइनिंग, बराबर है। बिकॉज अगर आपका डिजाइन अगर अच्छा नहीं रहेगा तो आप देखो कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर पे जो व्यूअर्स आ रहे हैं यूज करने, गेम खेलने के लिए जो लोग आ रहे हैं, वो नहीं आएंगे, बिकॉज ग्राफिक्स प्लेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग को ये वाला पार्ट गेमिंग के लिए आपका ये अप्रोच फॉलो नहीं होगा, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिया हुआ है कि ये टाइम को मैं चेंज कर सकूँ, ये स्टैटिक दिया हुआ है। सो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, विल यूज अजाइल प्रोसेस विच इज अ फ्लेक्सिबल वन, ठीक है, ये आपका फ्लेक्सिबल है, या दिस इज कॉल्ड अ डायनेमिक वन, जहां पे मैं अपने हिसाब से वो मॉडल को चेंज कर सकता हूं और ओवरकम सम प्रॉब्लम्स ऑफ स्टैटिक SDLC, we define our own SDLC। सो अपना खुद का SDLC मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर SDLCs। ये सेम चीज आपको करना है, ये सेम चीज हम लोग प्रोफेशनली करते हैं, ये सेम चीज TY प्रोजेक्ट में आपका अप्लाई होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर SDLCs फॉर रिक्वायरमेंट गैदरिंग विल फॉलो, सपोज जैसे हम लोग के पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग जब अगर करना है तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं वहाँ पे स्पाइरल अप्रोच फॉलो करूँगा। देन डिज़ाइनिंग में मैं सपोज कोई दूसरा अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ, डेवलपमेंट में कोई तीसरा अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ,
या फिर डेवलपमेंट और कोडिंग में हम लोग कोडिंग और टेस्टिंग में हम लोग सेम अप्रोच फॉलो कर रहे हैं. सो इट माइट पॉसिबल कि मैं कोडिंग के लिए कोई एक SDLC अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ, डिज़ाइनिंग में कोई दूसरा फॉलो कर रहा हूँ, और मेंटेनेंस के बाद में कोई तीसरा अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ. सो देर गोइंग टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर SDLCs, या जिसको हम लोग इन शॉर्ट बोलेंगे अजाइल प्रोसेस. अगर ये नहीं फॉलो करते तो आपको प्रॉब्लम क्या मिलेंगे? प्रॉब्लम्स विद लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. मतलब आप कोई एक ही मॉडल अगर फॉलो करेंगे तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो आप अपने सॉफ्टवेयर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जैसा चेंज होगा वैसे यहाँ पे आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे आपका जो स्टैटिक मॉडल दिया हुआ है उसके अंदर. देन लैक ऑफ यूजर फीडबैक एंड इनपुट्स. अब यूजर फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बहुत बार क्या होता है कि हम लोगों ने कोई एक सॉफ्टवेयर बना दिया, तो वो सॉफ्टवेयर कितना बेटर है, यूजर्स उससे कितने कंफर्टेबल है, तो वो कैसे पता चलेगा? हम लोग जब वो सॉफ्टवेयर को यूनिट बाय यूनिट, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, टुकड़े टुकड़े में बनाते हैं, और वो हर बार हम लोग है ना टाइम टू टाइम यूजर के पास से फीडबैक लेते रहेंगे. सो उससे क्या होगा कि आप जब यूजर के पास से हर एक पार्ट पे जब फीडबैक ले रहे हो ना, तो यूज़र को क्लियरली पता है कि आप एग्जैक्टली अभी क्या बना रहे. अगर कहीं पे आप रॉन्ग है तो यूज़र आपको बोलेगा कि नहीं, मैंने ये डिमांड नहीं किया था, मेरा डिमांड ये था. देन ये सेम वे में ना वो सेम अप्रोच फॉलो होते रहेगा. अब जो हम लोग सर्टन स्टैटिक SDLC की बात करते हैं, लाइक वाटरफॉल, तो वाटरफॉल में क्या होगा, एक साथ हम लोग पूरा सॉफ्टवेयर बनाते हैं. मतलब मेरे पास सारे रिक्वायरमेंट एक साथ आ गए, तो एक ही बार में मेरा पूरा डेवलप करके क्लाइंट को दे रहा हूँ. अब उसके साथ ज़्यादा कम्युनिकेशन हुआ नहीं, फीडबैक लूप चला नहीं मेरा, तो क्या होगा कि एक ही बार में बना के दे दिया और क्लाइंट बोलेगा कि नहीं, यहाँ पे ये जो रिक्वायरमेंट मैंने बोले थे और आपने जो डेवलप किया उसमें प्रॉब्लम है. सो अगेन क्या हो गया कि आपको पूरा सेम चीज़ें वापस करना पड़ेगा. और वाटरफॉल में आपको अगर पता ही रहेगा कि वाटरफॉल मतलब वाटरफॉल ऊपर से नीचे आता है, बराबर है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है. मतलब कोई एक स्टेप में अगर मेरा मिस्टेक हो गया तो मुझे वापस स्टार्ट से चालू करना पड़ेगा. सो वो भी प्रॉब्लम होता है. सो जब अगर हम लोग एक सॉफ्टवेयर के 10 यूनिट बना रहे हैं सपोज, तो आफ्टर एवरी यूनिट मैं वो सेम यूनिट को क्लाइंट के पास दूंगा, क्लाइंट उसको यूज़ करेगा, टेस्ट करेगा, चेक करेगा, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे वो उसके हिसाब से फीडबैक देगा. तो अगर वहाँ पे अगर कोई एक चीज़ मिसिंग है तो मेरा जो नेक्स्ट यूनिट या नेक्स्ट पार्ट बनेगा उसके अंदर मैं वो सेम जो मिसिंग पार्ट्स है वो ऐड कर दूंगा. सो उससे क्या होगा, एट दी एंड पूरा सॉफ्टवेयर बनने के बाद में जब मैं फाइनली पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर जब सेंड करूंगा क्लाइंट एंड पे, तो वहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस टेस्ट फेल होने के या फिर क्लाइंट साइड से कोई बहुत बड़े निगेटिव फीडबैक आने के चांसेस जो रहते हैं वो बहुत माइन्यूट हो जाते हैं. क्वालिटी इशू आराम से हम लोग यहाँ पे टैकल कर सकते हैं, बिकॉज कंटिन्यूसली हम लोगों ने क्लाइंट के पास से फीडबैक लिया है, तो वो टाइम पे हम लोगों को पता है कि हाँ कैसा हम लोगों का सॉफ्टवेयर का अब तक का बिहेवियर रहा है. तो जो फाइंडिंग एंड फिक्सिंग द डिफेक्ट्स वो भी बहुत सिंपल हो जाता है जब आप डायनेमिक अप्रोच फॉलो करते हैं, पार्ट बाय पार्ट डेवलपमेंट फॉलो करते हैं. इंटीग्रेशन इश्यूज, सो बहुत बार ये इंटीग्रेशन इश्यूज होते हैं जो पहले आते थे, आज के टाइम पे नहीं होते, क्योंकि हम लोगों ने पार्ट बाय पार्ट बना के ऑलरेडी इंटीग्रेशन टेस्टिंग बहुत क्लियरली और प्रॉपरली किया रहता है. और अब वैसे भी आप जो फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं ना वो आपको बहुत लेवल तक एक स्मूथ इंटीग्रेशन में हेल्प करता है. एक्सेसिव वर्कलोड, सो क्या बोला है, टिपिकली SDLC रिलाइज हैवीली ऑन डॉक्यूमेंटेशन. अब यहाँ पे देखो ये जो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट बोला है ना, अगर सालों से अगर मैं सपोज बैंकिंग सॉफ्टवेयर ही बना रहा हूँ तो हर बार मैं डिटेल में वो डॉक्यूमेंटेशन लूँगा, बनाऊँगा और उसके बाद प्रोजेक्ट चालू करूँगा, ऐसा नहीं होता है. I have enough experience and I can work directly without any much documents, previous प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स का हेल्प लेके. तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो है उसका मुझे ज़रूरी नहीं है, मैं डायरेक्टली विदाउट डॉक्यूमेंट एक शॉर्टकट वे में अपना काम ख़त्म कर दूंगा. मोस्ट ऑफ चीज़ें मुझे बाकी प्रोजेक्ट से रीयूज़ करना है, सो दैट इज़ पॉसिबल हियर, बराबर है, वो यहाँ पे है. देन लैक ऑफ ओनरशिप होता है SDLC में, सो वो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं. टीम इन अ टिपिकल SDLC प्रोजेक्ट इज टिपिकली नॉट वेल इंटीग्रेटेड. सो जब अगर हम लोग स्टैंडर्ड SDLC यूज़ करते हैं ना डायनेमिक वाले, तो वहाँ पे हर किसी का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत क्लियर रहता है. ओके, नाउ विल वेट फॉर सम टाइम, और नेक्स्ट ये लेक्चर एंड करने के बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने आगे के टॉपिक यहाँ से 1.7 से कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. written
उसमें जो मतलब व्हाट वी डिस्कस इज काइंड ऑफ द सॉल्यूशंस व्हिच सॉल्यूशंस आर अदर द बेस्ट पॉसिबल वे कि जो अजाइल है उसमें हम लोग को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। और ये हाँ, जो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और जो प्रॉब्लम्स ये सब दिए हैं वो स्टैटिक वाले के दिए हैं ना, मतलब जो वाटरफॉल मॉडल है बेसिकली उसके दिए हैं ना ये सब। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो भी मेन एक SDLC हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो यस सर। इंडिविजुअल SDLC में हम लोगों को ऐसे कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं जब आप डिटेल में एक प्रॉपर प्रोफेशनल वे में प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो ओके। मेनली हम लोग जब कोई एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें एक सिंगल SDLC यूज नहीं होता है, देयर गोइंग टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ वन टू और मोर SDLCs। यस सर। ओके, सो दैट इज द मेन थिंग कि इफ वी अज्यूम कि एक ही SDLC से अगर हम लोग का काम हो जाएगा, दैट मीन्स कि आप मिस्टेक कर रहे हो, या फिर आपने डिटेल में अपना प्रोजेक्ट ही समझा नहीं है, या प्रॉपरली अपना प्रोजेक्ट बना ही नहीं है। ओके। तो आई कैन से कि जैसे अगर हम लोग स्पाइरल अप्रोच फॉलो करते हैं जिसमें कंटिन्यूसली कुछ चीज़ स्टडी करके देन हम लोग वहाँ पे वापस रिक्वायरमेंट में चेंजेस करेंगे। सो आई कैन से कि फॉर रिक्वायरमेंट गेदरिंग एंड एनालिसिस एंड फॉर डिजाइनिंग आई फॉलो स्पाइरल अप्रोच। देन यस सर। देन जो इटरेटिव अप्रोच जो है वो मैं डेवलपमेंट के लिए फॉलो करूंगा, एंड सेम फॉर टेस्टिंग आई फॉलो द इटरेटिव अप्रोच जहाँ पे इटरेशन बाय इटरेशन डेवलपमेंट होगा, एंड द सेम वे इटरेशन बाय इटरेशन वो डेवलपमेंट पे टेस्टिंग होगा। यस। Finally, for maintenance, again I will follow the spiral approach. So this is how we can say कि combination of two or more SDLC will be applied there. So अगर कोई एक SDLC यूज करेंगे तो यहाँ पे ये जो भी हम लोगों को प्रॉब्लम्स बोले हैं वो कोई ना कोई एक प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना ही पड़ेगा। Okay, so these are problems whether we use static या dynamic, कोई एक यूज करता है तो ये प्रॉब्लम आता है, इट्स लाइक दैट। हाँ 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 हाँ, तो इसके लिए तो हम लोग अजाइल प्रोसेस में डायनेमिक अप्रोच फॉलो करते हैं जिसके अंदर आपको ये फ्रीडम दिया रहता है कि कोई भी उसका जो पार्ट है ना उसको आप अपने वे में कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। मतलब आई कैन से कि ओके मेरे यस। पास अजाइल प्रोसेस के अंदर आई एम फॉलोइंग इटरेटिव अप्रोच, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में सपोज मैं इटरेटिव में स्पाइरल टाइप अप्रोच ऐड कर रहा हूँ जहाँ पे मल्टीपल इटरेशन में रिक्वायरमेंट गैदरिंग करके वापस उसका साइकिल चलते रहेगा जब तक मेरे रिक्वायरमेंट 100% कन्फर्म, सॉरी नॉट 100%, मतलब एटलीस्ट 80% कन्फर्म नहीं हो जाते। हाँ सर, सो दैट्स व्हाट मतलब माय क्वेरी इज दैट ओनली कि जो प्रॉब्लम्स दिए हैं हाँ, दीज वोंट कम विद द डायनामिक टाइप्स ऑफ मॉडल ना, दे जनरली ओनली कम विद द स्टैटिक मॉडल, ये जो 6 प्रॉब्लम्स हैं या सो दीज वोंट जनरली कम विद डायनामिक बिकॉज उसमें चेंज का फ्लेक्सिबिलिटी हमें इजीली अवेलेबल है। हाँ, सो हम लोग अपने वे में देन उसको कस्टमाइज कर देंगे। ओके सर। या Also, sir, I had one more query. The quality versus productivity और quality with productivity का जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसमें यू मेंशन दैट कि अगर हम लोग के पास एक्सपीरियंस स्टाफ होता है तो कंपैरेटिवली हमारी प्रोडक्टिविटी बेटर होती है विद क्वालिटी। तो उसमें आई हैड वन क्वेरी, इन केस इफ वी हायर एक्सटर्नल पीपल फॉर द प्रोजेक्ट, दे आर एक्सपीरियंस इन वट एवर फील्ड दे आर फॉर, बट हाँ उनको सिर्फ आपके जैसे कंपनी में आपके सिर्फ मतलब अपने प्रोजेक्ट को ध्यान से समझना एंड दे आर क्विक इन अंडरस्टैंडिंग दैट काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट बिकॉज दे आर वेरी मच एक्सपीरियंस इन द मार्केट। तो हाँ इन दैट वे ऑल्सो लाइक एग्जिस्टिंग स्टाफ वुड बी बेटर ओवर दैट, मतलब वो नया होने के बाद भी ही इज वेरी केपेबल, ही और द टीम इज वेरी केपेबल ना, तो फिर इसमें भी इसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा ना। हाँ, हम लोग मतलब सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दो एक्सपीरियंस डेवलपर्स साथ में आ गए, दोनों के ईगो क्लैश हो रहे हैं, दोनों अपने वे में ट्राई कर रहे हैं, तो यस। होने के बदले एकदम कचरा हो गया, ये भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, ओके, सो इट्स लाइक गुड एंड बैड दोनों हो सकता है। यस यस, ईगो क्लैश अगर हो गया तो वो ये बोलेगा कि नहीं ये वे में हम लोग करेंगे, ये बोलेगा नहीं ये वे में करेंगे, फिर दोनों यस। ज़्यादा प्रोजेक्ट अलग वे में करेंगे तो एक भी सक्सेस नहीं होगा। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, विल ज्वाइन नेक्स्ट लेक्चर नाउ, उसमें कंटिन्यू करते हैं।